नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी के सेक्शंस की। कल हमने साधारण अपवाद के तहत जो सेक्शन 76 से लेके 90 तक किए थे, उसके जो बाद के सेक्शन है उन पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 91 के। तो 91 में क्या लिखा गया? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध है। यानी कोई अपहानि नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, फिर भी वो अपराध माना जाएगा। तो अपराध क्यों माना जाएगा? इस पे ये लिखा गया कि या तो उसने सहमति दी हो या उसका जो संरक्षक है उसको सहमति दे दी हो, पर फिर भी वो अपराध है। अपराध क्यों है? क्योंकि उसके कुछ कारण है। कारण ये है कि उसको वो विधिक अधिकार प्राप्त है। अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो वो चीज़ अपराध की श्रेणी में मानी जाएगी। जैसे कि धारा 87, 88 और 89 के पदों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता हो। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही बात कह दी इसने, बट इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात कही है। तो इसके जो दृष्टांत है, जो इलस्ट्रेशन है, उससे समझोगे तो आपको इजीली ज़्यादा समझ में आएगा ये बात क्या कह रहा है। इस पर लिखा है गर्भपात कराना। गर्भपात जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना जो उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। यानी कि जो स्त्री है, ठीक है, अगर उसका जीवन बचाना है तो एक अलग मैटर है, गर्भपात कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर ऐसी स्थिति नहीं है और फिर भी गर्भपात करवाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ये सिंपल सी छोटी सी बात है। अब जो 92 सेक्शन की बात करते हैं, 92 सेक्शन है। 92 सेक्शन में ये लिखा गया है धारा के अंदर कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, सद्भावपूर्वक कार्य किसी व्यक्ति के लिए उसकी सम्मति के बिना, ठीक है। तो यानी कि इसमें यह कह रही है आईपीसी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब उसकी सहमति नहीं ले सकते क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। अगर जब उसको होश आए उसके बाद अगर उसका इलाज किया जाए तब तक उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, या उसका विधिक रूप से कोई संरक्षक है उसको बुलाएं तो इतनी देरी हो जाएगी कि उस व्यक्ति की हानि हो जाएगी, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर उसका कार्य किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, और मीनवाइल इतने के बीच में अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके लिए जो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था वो दोषी व्यक्ति नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो भाषा है, इसको एक बार भाषा पढ़ लेते हैं। बाकी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आई होप क्लियर हो गया, पर फिर भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बराबर साथ में क्लियर हो जाए। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट करे या वह व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। यानी कि जो मैंने बात कही थी वो इसने कही है कि अगर कोई है, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है तो मीनवाइल उसको तकलीफ, मतलब उसको वो लॉस ना हो, इसलिए सद्भावपूर्वक अपने कार्य कर सकते हैं, और उसकी इस कार्य में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसके परंतु क्या है? वही सेम चीज़ है। अगर सह से कोई मृत्यु कारित करना चाहता है या करने का प्रयत्न करता है उसकी, तो वह अपराध, ये इसके अपराध के जो बचाव है, मतलब साधारण अपवाद उसकी श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। उसको कोई जानबूझ के मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण या घोर जो अंग या अंग शिथिल्य है उसके मुक्ति के प्रयोजन के बिना की जाती है तो भी की जाती है कि उसकी मृत्यु संभाव्य हो जाएगी, तो भी वो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या अपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा अपहति कारित करने या अपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। वो सेम ही चीज़ यहाँ पे आ गई।
उसके बाद नेक्स्ट, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेषण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, वही सेम ही चीज़ है जैसे पिछली भी सेक्शन में बात की थी, वो सेम है कि अगर वो दुष्प्रेषण पर न होगा, अगर वो अपराध किया जाता है तो उसका विस्तार नहीं माना जाएगा। अब जो इसका दृष्टांत जब आप पढ़ोगे तो इसका क्लियर आपको ज़्यादा हो जाएगा ये क्या कह रहा है। तो इसके दृष्टांत में बहुत ही साफ शब्दों में इसमें दृष्टांत में लिखा गया है कि यह को ए पढ़ लो, कोई बात नहीं, इजी रहेगा। ए अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, क्योंकि जब वैसे पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके शब्द होते हैं हिंदी के शब्द है पर थोड़े से कन्फ्यूजन लगते हैं पर थोड़ी। अब इसको देखो, ए अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, क्या एक शल्य चिकित्सक, या फिर इसको बी कर दो, बी एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि ए के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है, यानी जो बी डॉक्टर है उसको लगता है कि शल्य क्रिया आवश्यक है। यदि बी ए की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए, यानी क्या है, यह की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक यह के, यानी कि ए के, ए इक्वल टू यह, बी इक्वल टू क्या है, आप कैसे पढ़ना तो आप चाहे आप मर्जी या वैसे ही पढ़ लो अगर इजी लगता है, पर जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं आता है। ठीक है, सद्भावपूर्वक यह के फायदे के लिए यह के, यानी कि ए के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, क्या ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, यानी कि ए ने कोई, मतलब बी ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद में जो इस पर लिखा है आगे वाला, यह को एक बाघ उठा ले जाता है। ठीक है, बाघ उठा ले जाता है, जो सामने वाला है उसको पता है कि गोली चलाएगा तो ऐसा हो सकता है कि गोली उसको नुकसान पहुंचा भी सकती है और बाघ को लगने के बाद वो बाघ छोड़ के भाग भी सकता है। अगर इस बीच में अगर वो गोली चलाता है और वो गोली बाघ को न लग के उस व्यक्ति को लग जाती है, अमुक व्यक्ति को लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर वह इस अपवाद की श्रेणी के अंदर आएगा और यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, अब आगे जो गैर इसका लिखा है सी, मतलब कि क्या एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है, यानी कि उसका प्राण अंत खत्म हो जाएगा। यानी एक सर्जन देखते हैं, एक डॉक्टर देखते हैं कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी। यदि शल्यक्रम यानी सर्जरी तुरंत नहीं की जाए, यानी तुरंत सर्जरी नहीं की जाती है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय अगर ये मानना जाता है कि अगर उसका संरक्षक आएगा, फिर वो आवेदन करेगा, फिर उसका इलाज किया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसका शल्य क्रिया कर देगा। तो जब शल्य क्रिया वो कर देगा तो अगर उसकी उस शल्य क्रिया के बीच में अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह माना जाएगा कि उसने, व्यक्ति ने, डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। एक शिशु यह के साथ क्या एक जलते हुए ग्रह में है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में यह कह रहा है कि वो शिशु यह के साथ जलते घर में है, तो अब जब आग लग चुकी है तो वो सोचता है कि बाहर तो निकल नहीं सकता और वो बच्चा है, धुआं हो जाएगा तो बच्चे का दम घुट के मर जाएगा वरना आग से मर जाएगा। तो वो क्या करता है, बाहर उस बच्चे को कहते हैं, वो बाहर लोगों कहता है कि मैं बच्चे को फेंक रहा हूँ, उससे पकड़ लेना। ठीक है, ताकि बच्चे की बच जाए। उस आशय से वो बच्चे को नीचे धकेलता है या उसको धक्का देता है या फेंकता है उसको, ताकि नीचे वाले से पकड़ ले, और बच्चा नीचे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, अब स्पष्टीकरण, केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 88 या 89 और 72 के भीतर आता है। ठीक है, अब इस पे आगे बढ़ते हैं। सद्भावपूर्वक दी गई सह सूचना, सद्भावपूर्वक दी गई सह सूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो इस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। सद्भावपूर्वक है, कोई सूचना दी गई। इसका सीधा एग्जाम्पल ये है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बताई जाती है, उसके फायदे के लिए बताई जाती है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को शुगर है, उसको एकदम कोई, वो अपने आप को निरोगी समझता है और उसको कहता है कि तेरे शुगर है, तुझे मधुमेह है, अगर तू मीठा कम कर देगा तो तेरा बचाव रहेगा, अगर नहीं करेगा तो तेरी मृत्यु हो सकती है। या तेरे को कैंसर है और तुमने जल्द ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये लास्ट स्टेज पर है तो तुम्हारी मृत्यु कारित हो सकती है। ऐसे जैसे बताते और बताने के बाद उसकी अगर मृत्यु कारित हो जाती है
तो उस केस में जिस व्यक्ति ने वो उसको शायद सूचना दी है सद्भावपूर्वक दी थी, इसलिए वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब जो इसका पढ़ते हैं 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। ठीक है, उस व्यक्ति सद्भावपूर्वक, यहाँ पे कि ये धमकी द्वारा विवश किया गया है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको हत्या या मृत्युदंड, ऐसे कोई अपराध हैं, ठीक है, हत्या मृत्युदंड के जो अपराध हैं कि उसको यह कहा गया है कि अगर तूने हमारा काम नहीं किया हम तेरे को मार देंगे, ठीक है, हम तुझे पीट देंगे, तुझे काम करना पड़ेगा। तो अगर उसको डरा के धमका के कोई काम करवाया जाता है तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो डरा हुआ व्यक्ति है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपराध का उसको किसी की वो हत्याकारित नहीं करेगा, मृत्यु नहीं करेगा, किसी को डरा दिया, ठीक है, उसको एक जैसे चोर खड़े हैं, चोर ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको कहा कि अगर तू सामने वाला व्यक्ति है उससे अगर वो उसकी गले में जो चैन है उसको छीन के नहीं लेके आया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे संभावना ये है कि उसकी वो ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है, और वो डर के मारे या सीधा उसको जाके उसको गोली मार देता है। ठीक है, चैन जब छीनने की कोशिश करेगा और उसको अगर वो शोर मचाता है, कुछ भी होता है, उसको गोली मार देता है, तो उस केस के अंदर इस अपवाद के अंतर्गत वो उसका बचाव नहीं मिलेगा, वो अपराधी माना जाएगा क्योंकि उसने हत्या कारित की है। वो रोक सकता था, उसको डराया, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो कर दे। अब इसके अंदर क्या कह रहा है इसको पढ़ के देखते हैं। देखो, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। यानी कि ये चीज़ हत्या और मृत्यु राज्य के विरुद्ध छोड़कर कोई अपराध नहीं है, ये दो करेगा तो वो अपराधी माना जाएगा। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। ठीक है, कि परिणाम यह होगा कि मृत्यु हो जाए, तब तो एक अलग मैटर है। अब देखो इसमें परंतु में क्या लिखा है, परंतु यह जब कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन किया गया। यानी लिखा है अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु है, उसकी आशंका भी नहीं और फिर भी वो करता है तो अपराधी माना जाएगा। अब देखो स्पष्टीकरण में इसमें स्पष्ट लिखा गया है। स्पष्टीकरण, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है कि उसे पीटा जाएगा या धमकी दी जाती है और डाकुओं की टोली में वो सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर इस अपवाद का फायदा नहीं उठा सकेगा या हकदार नहीं होगा कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधियाना अपराध है, यानी विधि के द्वारा ही ऑलरेडी अपराध है। डाकुओं ने इसे डराया, फिर वो जानता था कि डाकू बनाएंगे, वो बन गया, तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पे लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधियना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। यहाँ पे उसको डाकू उस पर खड़े हैं, ठीक है, और उसको कहा अगर तू उसको दरवाजे को तूने लोहार को कहते हैं अगर तूने नहीं तोड़ा तो हम तुझे गोली मार देंगे, वो उस युक्ति डर से करता है तो वहाँ पे अपराधी वो नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको पता है बंदूक लेके ऊपर खड़ा है, और उसको कहता है तो शामिल हो जा, और शामिल हो जाता है तो वहाँ पे उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बात कही गई। अब 95 बड़ा ही सिंपल है। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य है। तुच्छ अपहानि क्या है कि ए ने बी से 50 रुपये छीन लिए, ये तुच्छ अपहानि है, या 500 छीन लिए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इस मैटर को कोर्ट में लेके अपने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी जो ए है बी के विरुद्ध अगर बात लेके आता है कि उसने मुझसे 100 रुपये छीन लिए तो ये तुच्छ है, ठीक है, ये तुच्छ मानी जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे पढ़ सकते हैं कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभावित ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुच्छ है तो उसके लिए वो मान जाए। अब इसमें आगे आता है, आगे वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो जो इस पे लिखा गया 96, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई है। तो सेल्फ डिफेंस है कि आपको सामने वाला, आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको गोली मारेगा, ठीक है, ठीक, आपको लग रहा है कि सामने डाकू आगे वो फायरिंग करते हुए आ रहे हैं या कुछ आतंकी आगे वो गोली मारते हुए आ रहे हैं, आप अपने बचाव के लिए उस पर प्रहार करते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा, और वो सेल्फ डिफेंस माना जा रहा है इसलिए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसके जो आगे इसमें बात की गई है सेक्शंस के अंदर, धाराओं में, वो अपने पढ़ते हैं। तो जो धारा 97 है वो कहती है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो शरीर है और संपत्ति है उसकी प्राइवेट रक्षा का प्राधिकार है, वो कैसे है। अब इसमें देखो, धारा 99 में अंतर्विशिष्ट निबंधों के अध्ययन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, जो 99 क्या है उसको अपने पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले 99 को पहले पढ़ लेते हैं, चलो इसमें पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो 99 में के बात की गई, जैसे इस पे लिखा गया है, जो 97 की बात है, पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा। एक तो अपना शरीर है या अपने या प्रतिरक्षा किसी अन्य व्यक्ति मतलब यहाँ पे है कि आप खड़े हैं घर के अंदर, आप पे कोई आपको मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं प्रतिरक्षा। अगर आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई और घर का सदस्य है, उस पर अटैक हो रहा है, तो आप उनकी प्रतिरक्षा के लिए भी कदम उठा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, यदि ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे, तो वो अगर इस इन काम के अंदर वो अगर प्रतिरक्षा करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक। अब 98 की बात करते हैं, फिर 99 की बात करेंगे। तो जो 98 है वो कहती है, ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हों। अब कोई विकृचित व्यक्ति है तो उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, जो दूसरा है तो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी सामने आ रहा है तो वो उसको बचाव कर सकता है, जो इसके अंदर लिखा गया है। देखो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति यानी कि अनसाउंडफुल माइंड, या मत्ता यानी नशा कर रखा है, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दिशा में रखता है। यानी कोई विकृचित व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई बालकपन है, या नासमझ है, या नशा करवा दिया, या भ्रम में है, यह अपराध नहीं है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया बड़ा ही ईजी है, पागलपन के असर में कैद को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह है वो पागलपन के असर में कैद को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु कैद को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यह के स्वचित होने की दशा में रखता है। यानी वो जो चीज़ें हैं जो बात कर रहे थे, जैसे नशा कर रखा है, वो सामने वाले को मारने की कोशिश कर रहा है, तो जो सामने वाला जिस पे प्रहार किया गया है वो तो अपनी परीक्षा वैसे ही करेगा कि मानो अगर वो स्वचित होकर उस पर प्रहार कर रहा है तो वो कैसे करता, वो सेम ही चीज़ है। आगे वाले में सेम ही चीज़ लिखी गई है कि रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है, ठीक है, यानी कोई क्या है, रात्रि में ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए अवैध रूप से हकदार है, ठीक है, यानी वो उसका खुद का ही घर है, ठीक है, और उसने किराए पे दे रखा है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन है किसी को उसने भी किराएदार रख रखा है, वो रात को आता है तो उसके किराएदार को ये लगता है कि वो कोई लूट करने के लिए व्यक्ति आया है। तो यहाँ पर जो उसका किराएदार है उसको प्राइवेट रक्षा का वही अधिकार है कि मानो कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पे प्रहार कर रहा है, तो उसको लगा कि वो उस पर प्रहार कर रहा है तो उस पर प्राइवेट डिफेंस वैसे ही करेगा। वो सेम चीज़ में लिखी है। देखो, क्या रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए अवैध रूप से हकदार है। यह सद्भावपूर्वक क्या को ग्रह भेदक समझकर क्या पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन
कै पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु कै यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। ठीक है, वो तो उस पर वैसे अटैक करेगा और वो उस पर वैसे करेगा, प्राइवेट रक्षा उसको मिलेगी मिलेगी।